नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत दिनों बाद यहाँ मिलने आए हैं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट के नोट्स। इसमें अपन देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। इन तीनों सब्जेक्ट के नोट्स आपको यहाँ से उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये नोट्स सारे मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाए और मैं अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हो, सारे नोट्स आप देख लेते हो, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो बोर्ड पेपर होगा 18 मार्क्स का, आपके 80 मार्क्स में से 65 प्लस मार्क्स आपके इन्हीं नोट्स से आ जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 80 में से 65 नंबर का जो पेपर होगा बोर्ड का, वह इसी के अंदर से आएगा। इसी के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने खुद ने 12th का पेपर दिया है और उस पेपर में मैंने जो खुद के नोट्स बनाए थे, उस नोट्स में से मेरे लगभग 80 में से 70 नंबर के क्वेश्चन उसमें से मुझे देखने को मिले हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और इस नोट्स को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। ये नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए, बड़े अच्छी तरह से बनाए और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहे और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल स्टडी बाय विक्रम सिंह राजावत को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हमारे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपन शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं आज हम देखेंगे क्लास 12 का ज्योग्राफी का प्रथम चैप्टर। आपकी दो बुक चलती है, एक तो हमारा मानव भूगोल वाली और एक चलती है आपका भारत एवं लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था वाली। तो आज हम देखेंगे मानव भूगोल का जो हमारा प्रथम चैप्टर है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो हम देखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। यह आपका अध्याय नंबर 1 है, क्लास 12 है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। ओके, तो आप सभी बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में और देखते रहिए आज के सारे नोट्स। तो शुरू करते हैं पर बिना किसी देर के यह वीडियो हमारा आज का। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें देखो भूगोल, हमारा पहला सवाल बनता है कि भूगोल का अर्थ क्या है। जो हमारा भूगोल शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो देखिए, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के हमारी संपूर्ण पृथ्वी हमारी गोल दिखाई देती है। अंग्रेजी अपन भूगोल को बोलते हैं ज्योग्राफी। और जो हमारा ज्योग्राफी शब्द होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बनता है, जियो प्लस ग्राफिया। जहाँ पर जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात हम मिलकर कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। जो हमारा ज्योग्राफी शब्द है, ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है, यहाँ से इसको लिया गया है। तो आपको कई बार सीधा प्रश्न बनता है ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम बोलेंगे पृथ्वी का वर्णन। या फिर कई बार सीधा सवाल बनता है बोर्ड एग्जाम में न्यू टाइप के अंदर कि ज्योग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जियो प्लस ग्राफिया। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि जो भूगोल शब्द है, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले थे हमारे एक यूनान के भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था हमारा एरेटास्थनीज। कौन थे हमारा? एरेटास्थनीज। एरेटास्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया था। ये आप कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे और अब दोबारा से कक्षा 12 में इसको दोबारा पढ़ेंगे। अब हमारे मन में आता है कि भूगोल के जनक कौन है। कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधा सवाल कर लिया जाता है बच्चों से कि भैया भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल के जनक में हमारे यूनान के ही भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था हमारा हिकेटियस। काफ़ी प्रसिद्ध है ये हिकेटियस जी, जिन्होंने हमारा भूगोल के जनक मानते हैं। तो हमारे दो प्रश्न यहाँ बन जाते हैं कि भूगोल का शब्द का नाम किसने दिया, तो एरेटास्थनीज ने दिया था। और भूगोल के जनक कौन थे हमारे? हिकेटियस थे यूनान के। अब जो हमारी किताब है यहाँ पर मानव भूगोल, यानी कि भूगोल दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी भौतिक भूगोल, एक होती है मानव भूगोल। तो आपने कक्षा 11 में जो भूगोल पढ़ी है वो थी आपकी भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या होता है, हम वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपने वहाँ पढ़ा होगा कि भूकंप कैसे आ रहा है, बाढ़ कैसे आ रहे हैं, बारिश कैसे हो रही है, सूर्य किरण पृथ्वी पर कैसे आ रही है, ज्वालामुखी उद्गार कैसे हो रहा है। आपने ऐसी चीज़ें वहाँ वायुमंडल में वाष्प कैसे बनती है, जल वाष्प क्या होती है,
ऐसी कई चीज़ों आपने उसमें अध्ययन किया होगा, वो होता है भौतिक भूगोल। हम यहाँ पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या होता है कि जहाँ पर मनुष्य की सहायता से हम क्रियाकलाप करते, कि जो मनुष्य होता है वह हमारी प्राकृतिक क्रियाओं का प्रयोग करते हुए, प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करते हुए अपने कार्य को साकार करता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। जो हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, तो आता है हमारा फ्रेडरिक रेटजेल। ये हमारे जर्मन के भूगोल रहता है और इनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। इनकी एक पुस्तक आती है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी इस पुस्तक के अंदर बताया है कि मानव भूगोल क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो आपके यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं कि भूगोल शब्द किसने दिया, भूगोल के जन्मदाता कौन है, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, भूगोल शब्द किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जितने जितने भूगोल वेता होते हैं उन सब ने इसकी अलग अलग परिभाषा यहाँ पर दिए मानव भूगोल की। तो पहला आता है इसमें हमारा फ्रेडरिक रेटजेल। सॉरी फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है कि मानव भूगोल मानव समाज है जो हमारा, और जो हमारा धरातल है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के संबंधों का अध्ययन करना है क्या है, मानव भूगोल है। इसे हमारा एक जर्मन का होता है एरेंसी सैंपल। इन्होंने इसकी अलग परिभाषा दी है। इन्होंने क्या दिया कि भैया मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव के बीच और परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। यानी कि इनके कहा कि भैया कि जो मानव भूगोल है वह अस्थिर पृथ्वी, यानी लगातार जो हमारी पृथ्वी है वह लगातार घूम रही है, पृथ्वी हमारी कभी स्थिर नहीं होती है। तो अस्थिर पृथ्वी हम जो क्रियाशील मानव है, लगातार मनुष्य अलग अलग प्रकार कार्य करता रहता है। तो तो अस्थिर पृथ्वी में क्रियाशील मानव के बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है उनका अध्ययन करना ही क्या होता है, मानव भूगोल कहता है। कई बार सीधा प्रश्न बनता है कि भैया गत्यात्मक मानव भूगोल का सिद्धांत किसने दिया, यानी गति के आधार पर जो मानव भूगोल का सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा आंसर होता है एरेंसी सैंपल। बच्चे समझ नहीं पाते गत्यात्मक क्या होता है, यानी कि गति के आधार पर मानव भूगोल को परिभाषित करने वाले कौन थे, हमारे एरेंसी सैंपल। अगले आते हमारे पॉल बिडाल डी ला ब्लांस। इन्होंने कहा कि भैया हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही क्या है, मानव भूगोल है। यानी कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो संबंध है उनका अधिक संश्लेषित ज्ञान से अध्ययन करने से जो नई संकल्पना उत्पन्न होती है वही क्या होती है, हमारी मानव भूगोल कहलाती है। आगे देखिए आप, इसके बाद पृथ्वी के घटक। अब जो हमारे पृथ्वी के दो घटक होते हैं, एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। मैंने आज पहले कहा था भौतिक भूगोल में क्या होता है कि भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करना, जैसे कि भूआकृति क्या होती है, जल कैसे होता है, मृदा क्या होती है, जलवायु क्या होती है, वनस्पति क्या होती है। ये सब के सब मैंने क्लास 11th में आप इन सबको पढ़ चुके हो। हम क्लास 12th में पढ़ने वाले ये सारी चीज़ें कि मानव भूगोल यानी कि भौतिक व मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानीय वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही क्या होता है, मानव भूगोल कहलाता है। भौतिक व मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानीय वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करना क्या है, मानव भूगोल है। जैसे हम इसमें पढ़ने वाले कि उद्योग क्या होती है, कृषि कैसे की जाती है, रेल मार्ग क्या होती है, सड़कें क्या होती है, ग्रह नगर क्या होते हैं, इनके अलावा कई चीज़ें हम पढ़ने वाले इसके अंदर, ये सब के सब क्या होगा, हमारा मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए आप, भूगोल में द्वैतवाद, भूगोल में द्वैतवाद यानी कि भूगोल जो भी कार्य करता है वो दो सिद्धांतों पर चलता है। जैसे कि पहला कि इसके विषय को नियम या नोमेथेटिक होना चाहिए। कई बार सीधा प्रश्न आता है कि भूगोल के विषय को कैसा होना चाहिए, तो हमारा आंसर होता है नोमोथेटिक। क्या होना चाहिए, नोमोथेटिक होना चाहिए। या फिर इसके विषय को भाव चित्रात्मक या इंडियोग्राफिक होना चाहिए।
यानी भूगोल में दो प्रकार के विषय होते हैं, तो नोमोथेटिक होना चाहिए या फिर भाव चित्रात्मक या एंडियोग्राफिक होना चाहिए। कई बार सीधा प्रश्न बनता है एंडियोग्राफिक से आप क्या समझते, तो हमारा आंसर क्या होगा कि भूगोल के अंदर एक विषय क्षेत्र होता है जो भाव चित्रात्मक होता है और इसी भाव चित्रात्मक विषय को ही एंडियोग्राफिक कहा जाता है। बिल्कुल। अब आता है अध्ययन के उपागम के आधार पर भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल, एक प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है, प्रादेशिक भूगोल क्या होता है। क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है कि हम एक किसी प्रदेश की छोटी इकाई से लेकर एक बड़े स्तर तक उसका अध्ययन करते हैं, यानी कि पहले हम जैसे जिले का अध्ययन करेंगे, फिर राज्य का अध्ययन करेंगे, फिर देश का अध्ययन करेंगे, यानी क्रम से अध्ययन करना क्या होता है, क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। एक होता है प्रादेशिक भूगोल, यानी किसी प्रदेश को पर्टिकुलर स्थान को लेकर उस स्थान का अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल कहलाता है, इसके अंतर्गत आता है। भौगोलिक परिघटनाओं के आधार पर, यानी कुछ जो घटनाएं हमारे घटित होती है उनके घटनाओं के घटित होने के आधार पर भूगोल हमारा दो प्रकार का होता है, सैद्धांतिक भूगोल और ऐतिहासिक उपागम। यानी सैद्धांतिक यानी कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर पृथ्वी की, हम मानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, सूर्य लगातार अपनी जगह स्थिर रहता है या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये कुछ सिद्धांत है, इनका हम मानते हैं। तो एक होता है सैद्धांतिक भूगोल, एक होता है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में क्या होता है, आज हम जो कुछ कर रहे हैं कल हमारा ये इतिहास बन जाएगा, आज हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा कल हमारा ये इतिहास बन जाएगा। तो हम भूगोल में पढ़ेंगे कि पहले इस स्थान पर ऐसे ऐसे हुआ करता था और आज इस स्थान पर ये चीज आ गई है। आगे देखिए आप, मूल्यांकन। प्रकृति व मानव अविभाज्य तत्व है और इन्हें समग्रता में रखना चाहिए या देखना चाहिए। यानी कि प्रकृति व मानव अविभाजित तत्व है, प्रकृति और मानव को आप विभाजित नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं इन दोनों को पूर्ण समग्रता में देखना चाहिए। एक जर्मन के भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। कई बार प्रश्न बनता है कि कहाँ के भूगोलवेत्ता ने एक देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में या जीवित प्राणी के रूप में किया है, तो जर्मन के भूगोलवेत्ता ने, भैया जर्मन के भूगोलवेत्ता ने क्या किया है, राज्य और देश का वर्णन एक जीवित जीव के रूप में किया है। अब मानव भूगोल की प्रकृति की, मानव भूगोल कैसा होता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, और यहाँ से आपका या तो 3 नंबर में या फिर आपका 2 नंबर में आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। पिक्स से ये आपसे पिक्स होता है कि मानव भूगोल की प्रकृति, यहाँ से कई बार सवाल बनता है, हर बार सवाल बनता है पिक्स से कि मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है और प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा सवाल आता है यहाँ से कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। देखो साहब, मानव का प्राकृतिकरण यानी कि मानव का प्राकृतिकरण यानी जो हमारा मनुष्य होता है वह प्रकृति के अनुसार क्या ढलता है। यानी जो आज से पहले हमारा आदि मानव था, जो हमारा वह क्या था, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था। यानी कि जैसा प्रकृति कहती है वह वैसा ही करता था। मतलब प्रकृति की यानी मनुष्य प्रकृति के अनुसार जब ढल जाता है वह क्या होता है, मानव का प्राकृतिकरण, यानी कि भैया मानव प्रकृति के अनुसार ढल गया। अब मनुष्य जो आदि मानव था, हमारा जो आदिवासी लोग थे हमारे, वह प्रकृति के अनुसार कैसे ढले भैया, क्योंकि उनके पास क्या था, किन चीज़ों की कमी थी, उनके पास प्रौद्योगिकी स्तर का अभाव था, कम ज्ञान था, उनके पास ज्ञान नहीं था, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, और मानव की सामाजिक अवस्था क्या थी भैया, आदिम यानी मनुष्य की जो सामाजिक अवस्था थी वह ज़्यादा विकसित नहीं थी। इस कारण भैया जो मनुष्य था वो प्रकृति के अनुसार ढल जाता था। आदि मानव प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य होने वाले अनन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कि पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते। तो आदि मानव व प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य होने वाली अनन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। कई बार सीधा प्रश्न बनता है पर्यावरणीय निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, मानव का प्राकृतिकरण, या मानव का प्राकृतिकरण को हम क्या कहेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद। दोनों चीज़ें एक ही है। आपसे कई बार पूछता है कि पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हो, तब इसकी डेफिनेशन यही होगी, या फिर मानव का प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हो, तब इसकी डेफिनेशन यही होगी हमारी। अब देखिए ये जो हमारा सिद्धांत है पर्यावरण निश्चयवाद, इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक आते हैं हमारे फ्रेडरिक रेटजेल, यानी कि आधुनिक मानव भूगोल के पिता। कौन थे, हमने पहले पढ़ा था कि आधुनिक मानव भूगोल के
जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल थे। इन्होंने इसकी परिभाषा दी थी, क्या दी थी कि मानव समाज एवं धरातल के मध्य जो संबंधों का अध्ययन करना है क्या होता है? भौतिक भूगोल नहीं, मानव भूगोल कहलाता है। समर्थक कौन इसके? एलन जी सिंपल है, हमबोल्ट है और कार्ल रिटर। हमारा क्लास 11 आपने पढ़ा होगा, एक हमबोल्ट था हमारा। देखो, आदि मानव प्रकृति की सुनता था, प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत था और प्रकृति की पूजा करता था। अर्थात प्रकृति स्वामी व आदि मानव दास था। आदि मानव जो था प्रकृति को अपना स्वामी मानता था और वह खुद उसका दास था। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि भैया हर प्रकार से जो आदि मानव था प्रकृति से डरता था। यही क्या होता है? हमारा मानव का प्राकृतिकरण होता है। अब प्रकृति का मानवीकरण ये इसका उल्टा होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो प्रकृति वो मानव से डरेगी। आपको कैसे? अरे भैया आज हमने क्या है, हमारे पास ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से आज हमने असंभव कार्य को हमने संभव करके दिखा दिया है। जैसे कि आधुनिक मानव प्रौद्योगिकी तकनीकी ज्ञान के द्वारा प्रकृति को अपने अनुसार क्या होता है? ढाल लेता है, अपने अनुसार ढाल लेता है। और मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचनाएं करती है। कई बार तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि मानवीय क्रियाएं किन की रचनाएं करती है? तो सांस्कृतिक भूदृश्य की, मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य क्या करती है? रचनाएं करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। खेत है हमारा, नगर है, प्रसार है, फलोद्यान है, तटों पर पतन बनाना है, रेल मार्ग बनाना आदि। यानी कि आज हम देखते हैं बड़े बड़े हमने खेत बना लिए, बड़े बड़े हमने नगर बना लिए, बड़े बड़े बगीचे लगा लिए, रेल मार्ग बना दिए, हवाई जहाज बना दिए। तो ये सब क्या है? ये मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलाप ही तो है। यानी आज आप जहाँ पर आपकी नज़र दौड़ेगी वहाँ पर आपको मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य नज़र आपको आ जाएगा। यानी कि देखो प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उसका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों का छाप पड़ने लगती है। इसे ही संभववाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि मैं कहूँ कि प्रकृति का मानवीकरण का दूसरा नाम क्या है? संभववाद। संभववाद का दूसरा नाम क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। एक पहले था पर्यावरण निश्चयवाद, दूसरा नाम क्या था? मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण का दूसरा नाम क्या था? पर्यावरण निश्चयवाद। यहाँ पर क्या है? संभववाद। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। और संभववाद का दूसरा नाम क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। इसके प्रवर्तक कौन है? बिडाल डिला ब्लांस। कई बार न्यू टाइप में पूछा जाता है कि संभववाद की विचारधारा किसने दी थी? तो बिडाल डिला ब्लांस ने। पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा किसने दी थी? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने। अब देखिए इन दोनों विचारधाराओं से जब हम जोड़ते तो इन दोनों के मध्य के अंदर एक नई विचारधारा का उत्पन्न होता है। उसे हम बोलते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद या फिर नव निश्चयवाद। या तो नव निश्चयवाद कहते हैं या फिर हम रुको और जाओ निश्चयवाद इसके नाम से को जाना जाता है। अब इसके प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। इस बार हमारे बोर्ड में आया था कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर आपका इसका आंसर हो जाएगा नव निश्चयवाद। अब देखो पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों के मध्य मार्ग से क्या बनता है? नव निश्चयवाद बनता है। यानी कि हमें प्रकृति की सुनना भी है, प्रकृति का अवसर प्रदान करती है, हमें उस अवसर का इंतजार करना चाहिए और जैसे वह अवसर प्रदान करे हमें उसका उपयोग कर कर हमारी जो छाप होती है प्रकृति पर छोड़ देनी चाहिए। देखो एक हमारा चौराहा होता है, यातायात होता है, वहाँ पर क्या होता है? हमें 3 बत्तियाँ देखने को मिलती है। चौराहे पर क्या होता है? 3 बत्तियाँ देखने को मिलती है। लाल बत्ती होती है, पीली बत्ती होती है और हरी बत्ती हमारी होती है। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुक जाओ भैया, गाड़ी रुको। पीली बत्ती का अर्थ होता है लाल व हरी बत्ती के मध्य का रुक कर तैयार रहने का अंतर, यानी कि रेडी। जैसे कि लाल बत्ती होती है फिर दोबारा से हरी बत्ती होगी तो उसके पहले क्या होता है? पीली बत्ती होती है कि आप तैयार हो जाओ कि आपकी बत्ती खुलने वाली है। हरी बत्ती जाओ। अर्थात इन 3 बत्तियों के आधार पर इसका नाम पड़ा है रुको और जाओ निश्चयवाद। देखो यह संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता है की स्थिति है और न वही नई स्वतंत्रता की दशा है। यानी अर्थ क्या हुआ? हम प्रकृति के नियमों की अनुपालना करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम प्रकृति के नियमों की पालना करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रकृति के नियमों की पालना नहीं करते हो तो आप प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जैसे आपको मकान बनाना है
और लगातार बारिश आ रही है, तो आप बताओ मकान कैसे बना पाओगे? जब प्रकृति बारिश को रोकेगी तभी आप मकान बना सकते हो। यानी कि मैं प्रकृति के नियमों का पालन करके ही हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही क्या होता है? हमारा नवनिश्चयवाद है। इसे हम नवनिश्चयवाद के नाम से जानते हैं। जिसका मोस्ट लाइन यही, बस आपका अर्थ जो दिया है यही इसकी परिभाषा बनती है और मोस्ट एग्जाम यही पूछे जाते हैं। आपने लिख दिया तो आपके नंबर पूरे पूरे है, कई आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये तो अपनी इतनी अच्छी बात हुई। अब आता है मानव भूगोल का क्षेत्र। यहाँ से अब कई बार सीधा प्रश्न बनता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र कई बार आपसे पूछा जाता है। ये वाला पार्ट तो आपसे फिर भी नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछता है, या आपके लेवल का नहीं है। बट ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार आपसे यहाँ सवाल किया जाता है यहाँ से कि जैसे मानव भूगोल के क्षेत्र सामाजिक भूगोल है। अब कई बार सीधा बोर्ड में सवाल बनता है कि सामाजिक भूगोल के किन 3 क्षेत्रों का नाम बताओ। तो सामाजिक भूगोल के क्षेत्र आते हैं हमारा अवकाश का भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है और सामाजिक कल्याण का भूगोल है। तो कई बार सवाल बनता है यहाँ सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र बताओ, तो आपको इनका नाम बताना है। कई बार बनता है नगरीय भूगोल के उप क्षेत्र, तो नगरीय भूगोल का कोई भी उप क्षेत्र नहीं, आपको याद रखना है। राजनीतिक भूगोल, इसके 2 क्षेत्र आते हमारे, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। कई बार सवाल बनता है कि भैया राजनीतिक भूगोल के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम बताओ, तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। इसके अलावा 1-2 और है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, इसका कोई उपक्षेत्र नहीं है। एक आता है आर्थिक भूगोल, ये सबसे मोस्ट है, ये तो वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा आप तक अगर आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो आपको हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपको आता हुआ दिखाई देगा कि आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। जैसे कि संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है। यानी कि आर्थिक का मतलब होता है जिन समय इनकम मिलते हैं, जिन समय पैसे मिलते हैं, वो सब क्या होते हैं? हमारे आर्थिक भूगोल कहलाती है। तो ये था दोस्तों आज का आपका वीडियो। इस प्रकार हमारे प्रथम चैप्टर के मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के संपूर्ण नोट्स कंप्लीट होते हैं और मैं आशा करता हूँ कि इन नोट्स से बीच में से इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो आप प्लीज़ इन नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास सेंड कीजिए और इनको पढ़िए। मेरी गारंटी कि आपके इनको पढ़ने के बाद में आपका 80 में से 65 नंबर कंप्लीट आ जाएंगे। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार हमारे साथ बनाए रखें ताकि हम आगे आपके लिए ऐसे वीडियो उपलब्ध करवाते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।